बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बानों का घर हिंदुस्तान, इसका एक पैराग्राफ पढ़ाया गया था। आज जो है उससे नीचे वाला पैराग्राफ देखिए। कह रहे हैं ये बताना कठिन है कि 5000 साल पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि ज़माने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे, यानी जानवरों की तरह, और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे। आज की तरह ऑफिस वर्क नहीं था, तो खाने की तलाश में लोग मारे मारे जंगलों में फिरा करते थे। जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। जानवर शिकार करके उसका गोश्त खाते थे या दरख्तों के फल वगैरह पत्ते वगैरह खाकर ज़िंदगी बसर करते थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे यहाँ भी पहुँचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो ज़बान बोलते थे वो आज भी अलग है। उनमें से कौल और मंडा कबीले मशहूर है और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली बोलती ना हो। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है। हाँ, हर कोई भी किसी भी नस्ल का इंसान हो वो अपनी ज़बान ज़रूर बोलता है। उनकी 1000-1500 वर्ष के बाद दरावड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। वो लोग जिन्हें दरावड़ कहा जाता है, यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद है। तुमने तमिल, तेलुगु ज़बानों के नाम सुने होंगे। ये उन्हीं लोगों की ज़बानें हैं। तेलुगु अगर जो उन्हीं लोगों की ज़बानें हैं। ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम, जिसे आम तौर से तारीख में आर्य कहा जाता है, तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल लगते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3500 वर्ष हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए। कितना? 3500 वर्ष। और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। उन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो ज़बान बोलते थे उसे आर्याई ज़बान कहते हैं। संस्कृत उसी की एक शाख है। यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फ़ारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ होती हैं। और जब तुम आगे बढ़ के इन ज़बानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ज़बानों की कहानी बड़ी लंबी है, मज़ेदार है, मगर यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं। हाँ, मज़ेदार तो है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, वक्त नहीं है कि उस तवील मौजू को यहाँ पर जिक्र किया जाए। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ पुराने बसने वाले या तो अपनी बोलियाँ बोलते थे या मिली जुली ज़बानी। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत और ऊंचे ज़ात के हिंदुओं की ज़बान होकर रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो ज़बान बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत एक ज़बान नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृति थी।